सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान को महंगाई ने जकड़ रखा है। हुकूमती ऐलानात हैं, इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। हर चीज़ महंगी हो रही है और दिन ब दिन महंगी हो रही है। दूसरी तरफ मामला यह है कि कोविड-19 ने फिर पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। हम जल्द से जुलूसों का बहाना ले लें, लोगों की बेएहतियाती ले लें, लेकिन सूरत हाल यही है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है। एहतियात कैसे करनी होगी, किस तरह से एहतियात होगी। और तीसरा और सबसे अहम मामला यह है कि 2 जलसे हो गए अपोजिशन के और कल तीसरा जलसा कोयटा में होने जा रहा है। अपोजिशन जो नैरेटिव लेके आगे बढ़ रही है, उनकी जमातों में अलग अलग बयानियाँ है, लेकिन वज़ीर आज़म को हटाने के लिए सब एक नुक्ते पर हैं। और वज़ीर आज़म ने शानदार किस्म की पॉलिसी अपनाई हुई है। शानदार इस मामले में कि उन्होंने अपने आप को एक चैलेंज दे दिया है, ख़ुद अपने आप को एक चैलेंज दे दिया है कि वो नवाज़ शरीफ को लंदन से लेकर आएंगे, चाहे उन्हें बरतानिया के वज़ीर आज़म से खुसूसी तौर पर मुलाकात क्यों ना करनी पड़े। क्या इतना बड़ा चैलेंज जो उन्होंने खुद ले लिया है इमरान खान साहब ने, वो नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान ले आएंगे? कानूनी तौर पर ऐसा मामला मुमकिन है? क्या ऐसे मुआहदात हमारे बरतानिया के साथ हैं? एक कैदी को वापस लाया जा सकता है? ये सबसे बड़ा मामला है। इस पर मैं गुफ्तगू के लिए दावत दी है। साबिक जज हैं शाह खबर साहब, तमाम चीज़ों को रखते हैं। शाह खबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ा पाकिस्तान में सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने दावा कर दिया, अपने आप को चैलेंज कर दिया। लोग भी हैरान है कि यार ये मुमकिन होगा नहीं होगा, हमारे मुआहदात हैं नहीं है। इससे पहले इसाक डार साहब को नहीं ला सके, अल्ताफ हुसैन को नहीं ला सके। इमरान खान साहब कहते मैं खुद जाऊँगा, लेकर आऊँगा। कितनी हकीकत है इस दावे के अंदर? कितने चांसेस हैं ये हो सकता है? देखिए, बात यह है कि कल जब उन्होंने इस टॉपिक पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने जो बात की, तो उन्होंने ये तो खैर डिसेबिलिटी शो की कि चूँकि बरतानिया और पाकिस्तान का आपस में मुलज़मों के या मुजरिमों के तबादले का कोई भी जो है मुआहदा नहीं है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, और उसकी गैर मौजूदगी में ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि हम इंटरपोल के ज़रिए भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे रिक्वेस्ट जा सकती है। लेकिन उसमें भी बरतानिया के अपने कवानीन हैं, उनको अपने कवानीन को जो है वो फॉलो करना है। उसकी वजह यह है कि ये उनकी हवालगी जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, ये कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं होगा कि ये ऐसा नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट जो है बरतानिया की वो ऐसा कह सकते। उनका जितनी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं, अगर किसी मुल्कों के बरतानिया के साथ अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी होगी, तो उस पर भी जब एक मुल्क से रिक्वेस्ट आएगी कि हमें एक बंदा जो है मुलजिम चाहिए, तो उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो है उनके अपने कानून के मुताबिक एक मैजिस्ट्रेट करता है। और मैजिस्ट्रेट जो है इस बात को इंश्योर करता है कि जिसकी हवालगी की दरख्वास्त आई हुई है, उनको किसी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तो शिकार नहीं किया जाएगा, या उनको जो है वैसे अननेसेसरी हरासा तो नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मजबूत इतनी और भी पोजीशन हो गई है कि जो आपने देखा है कि शाहदरा में उनके ख़िलाफ़ एक FIR कट गई, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद भी ये अंदिया दिया कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और मैं वापस बुला के उनको जेलों में डालूंगा। तो ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का उधर जो स्टे है, या अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उधर अगर उनको दरख्वास्त जाएगी, तो वो ज़्यादा मशकूक हो जाएगी। वो वहाँ के जो राइज कवानीन है। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब फरमा रहे हैं, इंतखाबात होने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान में। मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आता हूँ। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मामला जो इमरान खान साहब ने बना दिया है, चैलेंज कर दिया है, वो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएंगे। शाह खबर साहब से भी बात हो रही थी। शाह साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो आवाम के जहनों में बहुत उभर रहा है कि आखिर क्यों हमारा मुआहदा बरतानिया के साथ नहीं है? सारे कैदी वहाँ पर हैं, हमारा मुआहदा नहीं है। तो मुआहदा कर सकते हैं, मुआहदा कर लें इस मौके पर। मुआहदा करने के बाद आगे बढ़े, कोई ट्रीटी साइन कर लें मुजरिमान को वापस लाने की। लेकिन अपनी बात पूरी करने के बाद ही जवाब दीजिएगा। जी शाह साहब। जी, मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से अगर रिक्वेस्ट करते हैं,
तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये उनकी सवाबदीद नहीं है कि वो उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए उसकी एक्सीड करते हुए उनकी हवाले कर देंगे। उनका एक अपना जुडिशल सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि एक मैजिस्ट्रेट हैं वो उसकी इंक्वायरी करेंगे और वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि इनको जो है सियासी मकासद के लिए इनको जो है वो इनकी परसिक्यूशन नहीं की जाएगी। और जैसे हालात पाकिस्तान में डेवलप हो रहे हैं, जो खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी जलसे में भी कहा और अपने इंटरव्यू में भी कहा कि वो हर हालत में मियां नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और उनको जेल में बंद करेंगे, तो वो तो मेरा ख्याल है अपना केस और ज़्यादा कमज़ोर करेंगे और कर दिया है अब चूँकि। तो इसलिए जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी मुलजिमों की जो वायदा है उस पर ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अगर उनके साथ फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए उनको इंगेज करे इस सिलसिले में और रिक्वेस्ट करे, तो क्योंकि बरतानिया के बहुत सारे ममालिक के साथ जो हैं वो बाहमी वो वायदे मौजूद हैं मुलजिमों के तबादले के, लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। उसमें आपने देखा होगा कि जैसे इमरान फारूक जो कत्ल केस में भी जब बरतानिया ने जो लोग म्यूचुअल रिक्वेस्ट के तहत हवाले किए थे, तो उस पर उन्होंने एक बात को यकीनी बनाया था कि इन मुलजिमों को आप सजाए मौत नहीं देंगे, और उन मुलजमात की हद तक एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था कि इनको सज़ा तो अदालत दे सकेगी लेकिन सजाए मौत नहीं दे सकेगी। इसलिए आपने देखा है कि उनको जो है उम्र कैद की सज़ा। अब जो बरतानिया है, बरतानिया में चूँकि ख़ुद सजाए मौत नहीं है और वहाँ पे वो किसी भी ऐसे अगर आपका एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी हो भी जाए तो इवन कत्ल के और बहुत सारे और संगीन जराइम में जो लोग बरतानिया में हैं वो आपकी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के होते हुए भी उनको। इलेक्शन कैंपेन जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर खिताबात फरमा रहे हैं। उसी टॉपिक पे वापस आते हैं। शाखावर साहब, मैंने बहुत फोकस सवाल किया। हर पाकिस्तानी कहता है, कई दिहाइयों से ये सवाल है, लेकिन ये मुआहिदा होता नहीं है। बरतानिया के साथ मुलजिमान के तबादले के लिए कोई ट्रीटी साइन नहीं होती। हुकूमतें, पिछली वाली हुकूमतें क्या खुद नहीं चाहती थी कि हम ट्रीटी साइन करें? कल हो सकता है हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो जाए, जैसे बिया साहब के खिलाफ हो सकती है। तो क्या इमरान खान साहब अगर ट्रीटी साइन करें तो उस ट्रीटी साइन करने के बाद नवाज शरीफ साहब को लाने का सवाल फिर जायज़ होगा, इम्प्लीमेंट हो सकता है? शाखावर साहब देखिए बात ये है, ये तो ठीक है कि मुलज़िमों के तबादले का मायदा जो है वो तो होना चाहिए, लेकिन वो वन साइडेड नहीं होता, वो होता बाहमी तौर पे है, बायलैटरल मायदा होता है। और उसके पहले जो दोनों ममालिक की शराइत होती हैं उसमें जो है मुत्तफिक होना ज़रूरी होता है। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि इसके बारे में कभी भी कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुई। और इवन आपने देखा होगा कि ख़ुद इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे और उन्होंने जब MQM के कायद के अगेंस्ट जब एक बाकायदा उनको वापस लाने के लिए बहुत कोशिश की, और ख़ुद वो बरतानिया भी गए और उन्होंने वहाँ पे उनके होम ऑफिस से भी रिक्वेस्ट की और बहुत सारा मवाद भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि वो वापस नहीं लाया जा सका उनको। इसी तरह आपने देखा कि इसहाक डार साहब जो हैं वो भी इश्तिहारी मुलज़िम हैं, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, उनको भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इश्तिहारी मुलज़िम करार दिया हुआ, लेकिन वो उधर आज़ादाना फिर रहे हैं, अपने कारोबार भी कर रहे हैं और नज़र भी आते हैं। इसहाक डार के अंदर, अल्ताफ हुसैन के अंदर, हसन में, हुसैन में फ़र्क है, वो मुलजिमान हैं। नवाज शरीफ तो मुजरिम है, सजा काट रहे थे जेल से, तो उन चार लोगों में और इनमें फ़र्क है। जी नहीं, लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है। इनका मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वाकई थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है। वो इसलिए है कि वो इलाज की गर्ज से गए थे और वहाँ पे चूँकि नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये है, वैसे तो वो हमें बड़े हशाश बशाश नज़र भी आते हैं घूमते फिरते भी, लेकिन जहाँ तक उनकी वापसी का ताल्लुक है वो तो जाहिर है कि वहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड है या जो अगर उनकी रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ जाएगी भी तो वो तो फिर उनके डॉक्टर्स तय करेंगे कि क्या वो अगर फिजिकली फिट हैं। उमर चीमा साहब शाह साहब मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, मुताबिक जो है के सीनियर रहनुमा हैं। उमर चीमा साहब, बड़ा चैलेंज ले लिया इमरान खान साहब ने, कौम के लिए जो है एक नया घंटा बजा दिया है कि नवाज शरीफ साहब को मैं वापस लेकर आऊँगा। ये जिस तरह आप शाह साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, और जाहिर है कि कानूनी आइनी पहलू है, मुश्किल चीज़ है, आपके नज़दीक ये कितना ज़्यादा एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी? एज अ प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, ट्रीटी साइन करेंगे, कोई और चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे लेकर आएंगे? क्या हिकमत अमली आप समझते हैं कि PTI बनाएगी इमरान खान साहब के साथ? जिस
साहब, ये आप सब पहले डिस्कस कर रहे थे कि होता रहा और काफ़ी मुश्किलात भी रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी बड़ी हाफ रही हैं इस तरह के मामला के अंदर। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मियां नवाज शरीफ का जो केस है वो बाकियों से ज़रा काफ़ी मुख्तलिफ है। एक तो ये है कि ये यहाँ पे अपनी सजा काट रहे थे और अभी जेल के अंदर थे, और वहाँ से इनको निकाल के जो है मेडिकल ग्राउंड जो है इनको वहाँ जाने की इजाज़त दी गई, और जो रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ से वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स देंगे वो भी नहीं भेजी। और आपने देखा कि हशाज भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, और बाकी भी जिस तरह से वो अपनी रोज़ाना तनकीद और हमला आवर होते रहते हैं इदारों पे, और बाकी मुल्क के खिलाफ जिस तरह से वो हर्जा सराई करते रहते हैं, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो झूठ बोल के गए। तो इस हवाले से जो हुकूमत ने जो फैसला किया, वज़ीर आज़म ने जिस चीज़ का ऐलान किया कि हम तमाम आईनी, कानूनी, सफारती जो भी कोशिशें हो सकेंगी, तमाम कोशिशें की जाएंगी नवाज शरीफ को जो सजा है। टाइमर शुरू हो गया है, इतना बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब ने अपने आप को दे दिया है। ये पुरानी बातें, दोहराने वाली बातें, अल्ताफ हुसैन वाली, इसाक डार वाली, ये सारी बातें पुरानी हो गई। नहीं, नया घंटा ये है कि अब लेकर आएंगे इमरान खान जी। वाले केस में जो है टोटली डिफरेंट सिनेरियो था उस वक्त। जब आपको याद है 2007 के अंदर मैं खुद इमरान खान साहब के साथ गया, हमने स्कॉटलैंड यार्ड के काम से भी रब्ता किया, जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमने जो केस फाइल हम जो लीगल हम कर सकते थे हमने की है, उस पर फाइल भी किया केस। लेकिन ये कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म जो सपोर्ट चाहिए, अब पहली बार जो है हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोशिश करेंगे। प्रिया उमर शीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खबर साहब, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को लाने के लिए अमली तौर पर इकदाम करेंगे। इससे पहले भी इमरान खान कोशिशें करते रहे अल्ताफ हुसैन को लाने की, लेकिन उस वक्त अपोजिशन में थे। कितने संजीदा हैं और कैसे लेकर आएंगे, एक बहुत बड़ा मामला है, इस पर भी हम नज़र रखेंगे। लेकिन ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मामला होगा कि ये कोविड-19 पाकिस्तान में फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, एहतियात कोई नहीं है, किसी भी सतह पे कोई एहतियात नहीं है। होगा क्या? मेरे साथ डॉक्टर आसिम शाह होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो के अंदर कोविड-19 वाले इन्वायरमेंट में दाखिल हो गई है दुनिया। कहा जा रहा है 4 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा लोग कोविड के मर्ज के अंदर मुब्तला हैं इस वक्त, अमवात भी हो रही हैं। अच्छा, अब जो फेज़ है दोबारा से कोविड आ रहा है, इसकी हैंडलिंग किस तरह से होगी? पहले राउंड में तो लोग नर्वस थे, क्या अब भी नर्वस होंगे? इसकी हैंडलिंग के तरीक़ेकार क्या क्या हैं? लोग अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को किस तरह से महफूज रख सकते हैं? और जिसका इंतज़ार है इतने लंबे अरसे से कि वैक्सीन आएगी तो पहले किसको मिलेगी, बाद में किसको मिलेगी, मरीज़ तक पहुंचेगी, कीमत क्या होगी, वगैरह वगैरह। और क्या कोविड-19 के पॉजिटिव असरात भी हैं? ये 4-5 चीज़ें जो कि हर आदमी को जाननी चाहिए, हर फैमिली मेम्बर को जाननी चाहिए, बच्चों को भी जाननी चाहिए। इतने सारे सवालात हैं और बहुत कम लोग होंगे जो इन सारे सवालात के जवाबात मुस्तरद अंदाज से, बड़े ठोस अंदाज से दे सकेंगे। तो हमने वो शख्सियत ढूंढ ली है। पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं डॉक्टर आसिम शाह साहब, मैंने उन्हें दावत दी, स्टूडियो में यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, हम आपको CNN पे देखते रहे हैं, हम आपको फॉक्स पे देखते रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर आप मुसलसल कोविड वाले इन्वायरमेंट में सारे दुनिया को बताते रहे। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों को भी बताए, और ख़ास तौर पे ये जो मैंने सवाल उठाया कि अब दुनिया किस राउंड में जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, आगे कोविड कब तक इस दुनिया के साथ चलता रहेगा? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दुनिया अब काफ़ी बदल गई है और बदल जाएगी कोविड से। जो अब हम देख रहे थे पहले, वो चीज़ें बदल गई है, लोगों की आदतें बदल गई हैं। हाथ मिलाने की हम जिक्र कर रहे थे कुछ अर्से पहले, हाथ मिलाना अब एक अलग चीज़ बन गई है, मास्क एक नॉर्मल चीज़ बन गई है, सैनिटाइज़र यूज़ करना एक नॉर्मल चीज़ बन गई है। जब कोविड आया था तो लोगों के जहन में था एक सवाल जो कि हर्ड इम्यूनिटी का, आपने बहुत जिक्र सुना होगा, नाम सुना होगा। तो हर्ड इम्यूनिटी तो हमें नहीं हुई, लेकिन हमें जो चीज़ आ गई है कोविड की वजह से वो ये कि हम लोगों को ये इम्यूनिटी हो गई है कि अब हमें मास्क पहनने में कोई कराहियत नहीं होती, अब हमें हाथ धोने में कोई कराहियत नहीं होती। आप अगर देखें शादी होती है तो मैचिंग का मास्क उनके लिए बनता है। तो ये सब चीज़ें, एक नया फैशन आ गया है, डिज़ाइनिंग हो गई है, गुच्ची की मास्क आ गए। तो दुनिया इस तरफ तो जा रही है।
अच्छा, इससे जो पॉजिटिव असरात होंगे जो आपने जिक्र किया वो ये कि फ्लू जो है हर साल होता है जी। और पाकिस्तान में तो उससे बात कम होती है लेकिन पूरी दुनिया में बहुत होती है। और फ्लू कैसे फैलता है? उसी तरह जिस तरह कोविड फैलता है। तो अब हमने जो ये एहतियातें शुरू की, अगर हम इसको रखें, यही SOPs अगर हम जारी रखें, जिसमें कि हाथ धोना है, मास्क पहनना है, थोड़ी सी डिस्टेंसिंग रखना है, तो उससे हम फ्लू से बचेंगे। और कई अमराज हैं, अगर आप देखें तो आज से 10 साल पहले H1N1 फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू आया था, तो आप देखें तो हर 10 साल 5 साल में ये चीज़ आ रही होती है, आता है। तो कोविड भी उसी का वो है। तो अगर हम एहतियात जारी रखेंगे तो हम मज़ीद इस किस्म की वायरस से और इससे बच सकते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये करना चाहिए। लेकिन शायद हम ये ना जारी रख सकें क्योंकि हम लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी कि भूल जाते हैं। तो अब कोविड जो है वो साथ रहेगा, जैसे और पिछले वायरसेस का आपने जिक्र किया, वो एक टाइम के बाद ब्रेक आता है, चले जाते हैं, दोबारा उस तरह से अटैक नहीं करते। तो कोविड आपके ख्याल में अभी इंसानियत के साथ सारे ममालिक में रहेगा, अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन रहेगा? कोविड फ्लू की तरह रहेगा। फ्लू है, सदियों से है, चलता रहता है। हर साल लोग वैक्सीन लेते हैं जिनको वो है, और फ्लू चलता रहता है। तो कोविड भी चलेगा, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन कोविड की शिद्दत में अगर आप इवन आज भी देखें तो मार्च की निस्बत शिद्दत में बहुत कमी आ गई है। शिद्दत में, केसेस में कमी नहीं आई, आपने अभी जिक्र किया कितने केसेस, मोर्टेलिटी में कमी आ गई है कि कोविड से अब जो लोग जिनकी डेथ होती है वो अब तादाद वो नहीं है जो पहले थी। तो उस चीज़ में कमी आई है और उस चीज़ में कमी आती रहेगी क्योंकि हमें पता है कि इसको डील कैसे करना है। अच्छा, उससे बड़ा अब एक और चीज़ है, वैक्सीन आ जाएगी, सबको मिलेगी, या अमीरों को मिलेगी, गरीबों को नहीं मिलेगी, डॉक्टर अपने पास रख लेंगे, ब्लैक होगी? हमारे तो पाकिस्तान में ये होता है कि इमरान खान साहब के दौर में 350-400% जो है ना वो दवाओं की कीमतों में इजाफा हो गया और हम रोक भी नहीं पाते। तो कोविड वाली सिनेरियो में जब वैक्सीन आएगी तो हमारे यहाँ पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, या मिल जाएगी या बहुत मुश्किल होगी, क्या होगा? ये भी अच्छा सवाल है क्योंकि वैक्सीन भी कई जगह की आ रही है। रशिया की वैक्सीन आई, सिर्फ उसमें 48 लोग थे, वो उसको तो आप छोड़ दें। चाइना की वैक्सीन आ रही है, उसमें काफ़ी काम हो रहा है। अमेरिका की भी वैक्सीन आ रही है। अमेरिका की, यूरोप की वैक्सीन काफ़ी महंगी होगी। चाइना की वैक्सीन की रेट कम होंगे, वो पाकिस्तान में ज़्यादा आएगी, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को मिलेगी। वैक्सीन ऐसी चीज़ है कि जिसमें हुकूमत मदद कर सकती है। अगर हुकूमत सब्सिडाइज करे वैक्सीन को, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, मीजल्स की है, मम्स की है, तो सब लोग ले सकते हैं वो वैक्सीन। तो हुकूमत को सब्सिडाइज करना चाहिए वैक्सीन को। और वैक्सीन में ये है कि आपने कहा कि डॉक्टर रख लेंगे अपने लिए या किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। तो शुरू में तो तादाद कम होगी और शुरू में तो तादाद ये होगी कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को वैक्सीन मिलेगी, जो कि डॉक्टर हजरात हैं या जो अस्पताल में काम करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता और आएगी तो हाई रिस्क लोगों को मिलेगी। किसी को एज़मा है, कोई ओबीस है, या मोटापा है, या डायबिटीज़ है, या हार्ट प्रॉब्लम है, उन लोगों को फिर मिलेगी। फिर आखिर में आम पब्लिक को मिलेगी। तो अगले साल समर तक आके, जून जुलाई तक आके सब लोग इस काबिल हो सकेंगे, इतनी वैक्सीन होगी कि लोग ले सके। उससे समझें कि जनवरी में वैक्सीन आ गई और सबको फरवरी में वैक्सीन मिल जाएगी, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अच्छा, लोग कोविड-19 के हवाले से खौफ में रहते हैं और ज़ाहिर खौफ है, अमवात हो रही हैं, मुसलसल हो जाती हैं। और ये कोविड-19 के अंदर अमवात का सिलसिला, ये खौफ का सिलसिला, ज़ाहिर है कि अगर कोई अपने आप को वीक रखता है या कुछ बुजुर्गान क्या मामला नाजुक होता है, उनके यहाँ कमज़ोरी की वजह से अटैक कर देता है वायरस और डेथ्स हो जाती हैं और सारी दुनिया में हो रही हैं। क्या बेसिक एलिमेंट्स जो हैं लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाने चाहिए? कौन से 3, 4, 5, 6 आप समझेंगे कि ये चीज़ें अपने अंदर, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के अंदर ऐड कर लें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है, इस वायरस से बचा जा सकता है? इसमें ये कि जो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हैं कोविड के, वो बहुत लंबे चलेंगे क्योंकि कोविड एक ऐसा ट्रॉमा है जो ऑन गोइंग है। सालों, मतलब 7 महीने 8 महीने हो गए हैं, अभी मजीद चलेगा। अब उसमें ये कि जो हम शुरू में कहते थे सोशल डिस्टेंसिंग, तो मैं तो कहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि बड़ा डिप्रेसिंग वर्ड है। एज अ साइकाइट्रिस्ट या एज वो आप अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग इतनी डिप्रेसिंग है कि आप किसी से मिल नहीं सकते। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, हम लोगों से मिलना पसंद करते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल सही है, हम उसको कहें। उसमें भी ये कि कोविड ऐसे नहीं लगता, अभी हम साथ अगर बैठे हैं तो ऐसे कोविड नहीं लगता। कोविड ऐसे लगता है कि कोई आदमी किसी के साथ 15 मिनट से ज़्यादा बैठे, मास्क के बगैर बैठे और दूसरे आदमी को सिम्टम्स हो। तो उसमें हम लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो आपकी फैमिली है, आपको पता है कि जी आपकी बीवी बच्चों की कोई बीमारी है या नहीं, अगर बुखार होगा आपको पता होगा, आपको बुखार होगा उनको पता होगा, तो आप खुद ही सेपरेट हो जाएंगे, ख्याल रखेंगे। दूसरा ग्रुप आता है जो आपके क्लोज रिलेटिव है, या तो आपके भाई हैं या माँ बाप हैं या कोई अजीज़ अकारिब बहुत करीब है या करीबी दोस्त है। तो आप उन्हें ट्रस्ट करते हैं, आपको उनके बारे में पता है कि अगर वो बीमार होंगे, उनको खांसी है, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या बुखार है, वो आपसे नहीं मिलेंगे, वो आपसे दूर रहेंगे और आप भी यही करेंगे। तो वो भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जो तीसरा ग्रुप है
उससे कोविड लगने का डर होता है। वो तीसरा ग्रुप कौन है? वो ये है कि आप अगर किसी ग्रोसरी स्टोर जाएं, आप नहीं जानते कि उनका क्या स्टेटस है। अगर आप मस्जिद में जाएं, आप ज़रूरी नहीं कि नहीं जानते आपकी उनका क्या स्टेटस है, और लोग आएंगे। तो वो जो तीसरा ग्रुप है, उनसे अगर हम खबरदार रहें, और अगर आप मॉल जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, अपनी जेब में पॉकेट सैनिटाइज़र रख लें। उस तीसरे ग्रुप से बचना बहुत ज़रूरी है। पहले और दूसरे ग्रुप से आपको इतना खतरा नहीं है, तीसरे ग्रुप से आपको ज़्यादा खतरा है। और अगर हम सबसे बचेंगे तो हमारी ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। चले, ये एक SOP तो ये होगी। और खाने पीने में कौन सी चीज़ें ऐड करें? नॉर्मली बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, कौन से SOPs जो हैं वो घरों में ऐड कर दें, खाने पीने में वो अशिया खाना शुरू कर दें, स्लीपिंग इन्वायरमेंट अगर चेंज करना है, टाइमिंग ऐड करनी है, धूप में बैठना है, कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मल बना लेंगे, मतलब ये नॉर्मल हो जाए तो मसला ही नहीं है कोविड का। तो 2-3 वाइटामिन कहते हैं कोविड में जो कि इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। एक तो विटामिन C है जो कि रसीले फलों में होती है, संतरे में होती है, अनार में होती है और बहुत सारी चीज़ों में होती है, तो वो अगर आप लें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी है विटामिन D। विटामिन D भी उसका असर है कोविड में। अब विटामिन D की सबसे आसान तरकीब ये, लोग गोलियां लेते हैं, ज़रूरत नहीं है, धूप से फ्री विटामिन D आपको मिलती है। और धूप की कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क में, धूप बहुत है हमारे मुल्क में। लेकिन उसकी की ये है कि अगर आप धूप में बैठते हैं, 20 मिनट बैठते हैं, तो अगर आप मेरी तरह से सूट पहन के धूप में बैठेंगे तो विटामिन D आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, आपको अगर धूप चाहिए तो आप कम से कम 20 मिनट अपने हाथ का आधा हिस्सा या पाँव का थोड़ा टी-शर्ट टाइप की चीज़ जी, थोड़ा सी बॉडी एक्सपोज हो। ये नहीं कि आप मतलब कपड़े कम पहने, लेकिन थोड़ी सी बॉडी एक्सपोज हो, ताकि विटामिन D आपके जिस्म में आए, वो आपको ऑटोमेटिक एक इम्यूनिटी देती है। तो ये 2-3 चीज़ें आप देखें। और घर में आप कह रहे हैं कि क्या तब्दीली आप कर सकते हैं, वो ये कि अगर हम छोटी छोटी सिंपल सी चीज़ें, एक सैनिटाइज़र है, बहुत ही छोटी चीज़ है, अगर जगह जगह हम सैनिटाइज़र रख लें, आदमी बाहर से आया, उसने सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया, किसी ने हाथ लगाया वो यूज़ कर लिया, तो आपको, क्योंकि सैनिटाइज़र ज़्यादा आसान है हाथ धोने से। अच्छा डॉक्टर, 20 सेकंड हाथ धोना बहुत मुश्किल है, सैनिटाइजर ज़्यादा आसान है, बिल्कुल सही बात है। आखिरी सवाल, वक्त कम रह गया, क्या पॉजिटिव साइन भी हैं, कोई ऐसी चीज़ भी है कि कोविड-19 से दुनिया को फ़ायदा हुआ हो, लोगों को फ़ायदा हुआ और हमें पता ना चल रहा हो? बहुत सारे पॉजिटिव साइन। अच्छा। एक तो ये कि कोविड से लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि दुनिया के कई काम घर बैठ के हो सकते हैं। पूरी लोग जॉब घर बैठ के कर सकते हैं। लोगों को अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारने का वक्त मिला, ज़्यादा वक्त मिला। कई लोगों को नई हॉबीज़ मिल गई, खाना पकाना मिल गया, गार्डनिंग मिल गया, ऑनलाइन शुरू हो गए। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई। कई लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि हमें इतना महंगा दफ्तर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आधे लोग हमारे घर से काम कर सकते हैं, हम एक्सपेंस अपना कम कर सकते हैं। फिर ये कि जो एक और फ़ायदा हुआ है हेल्थ का, वो ये कि कोविड की वजह से, क्योंकि हमने हाथ धोने शुरू किए, मास्क पहनना शुरू किए, फ्लू के केसेस जो हर साल अमेरिका में 40 से 60 हज़ार होते हैं, वो इस साल देखिएगा आपके आधे से ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि एहतियात वही है। तो ये एक और फ़ायदा हुआ, सफाई की तरफ हम गए, तो ये एक पॉजिटिव फ़ायदा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ बताइएगा, लोग इसी तरह कोविड से मरते रहेंगे दुनिया के अंदर? देखिए, लोग तो किसी न किसी डिजीज़ से मरते हैं, लेकिन जो अमवात हैं कोविड की वो 1% से कम है। और अगर हम सही एहतियात करें तो कोविड, अब आप देख रहे होंगे कि कई लोगों को हो रहा है, लेकिन उनकी मर्ज़ की शिद्दत वो नहीं है जो पहले थी। वेंटिलेटर पे वो नहीं जाते, इलाज करते हैं, थोड़ा सा आइसोलेशन करते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये कहना कि लोग नहीं मरेंगे तो गलत होगा, लेकिन उसमें शिद्दत में डेफिनेटली कमी आई है, और जितना टाइम गुजरेगा और कमी आएगी, और वैक्सीन आएगी तो मज़ीद कमी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अहम चीज़ें बताई हैं। और असल में कोविड-19 को हैंडल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब आसान होता जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी है, अपने बच्चों को सिखानी है, अपने बिजनेस में ऐड करनी है, और फिर इस मुश्किल तरीन बीमारी से निजात हासिल करने की तरफ आगे बढ़ा जा सके। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में और सियासी माहौल किस तरफ जा रहा है। वेलकम बैक। सियासी माहौल गर्म है, जल्द से जुलूस हो रहे हैं। गिलगित में भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे हैं। कल सारी अपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमा हम देखेंगे कोयटा में खिताब करेंगे। इस सारे सिनेरियो में जो जल्द से जुलूस हो रहे हैं, एक बड़ा मसला पाकिस्तानियों का महंगाई है, लेकिन उस पर उस तरह से ना अपोजिशन पुश कर रही है हुकूमत को, और हुकूमत जो ऐलानात कर रही है, इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। महंगाई बढ़ रही है, रुक क्यों नहीं रही, वजह क्या है, किस जगह पे कोताही हो रही है? अब ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ऑर्डिनेंस आ गए, कार्रवाइयाँ करनी है, लेकिन कार्रवाइयाँ अमल दरामद हो नहीं पा रहा। आटा जो है वो 20 किलो का थैला 1500 रुपये का, सब्जियों की कीमतों में इजाफा, चीनी की कीमतों में इजाफा, हर चीज़ की कीमत में इजाफा।
लोग कहाँ जाएं, बड़ा मामला है। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन साहब इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? लाइन ड्रॉप हो गई है, उनसे रब्ता करते हैं। असल मामला ये है कि अगर हम प्राइस लिस्ट को देखें, वो सिंपल सा मामला है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। सूबों के पास डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिन्होंने सरकारी जो फहरिस्तें हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाना है। सरकारी कीमतों का तयन होता है। सब्ज़ी की कीमत क्या होगी, गोश्त की क्या होगी, मुर्गी की क्या होगी, अंडे की क्या होगी, टमाटर की क्या होगी, सब कुछ लिखा होता है। और इतनी ज़बरदस्त सेटिंग के साथ एग्जीक्यूशन की जा सकती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी शायद काम नहीं कर रही है, या बीच में कोई और रोल है, या हुकूमत के ऐलानात के ऊपर ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रही है। चीज़ें महंगी हो रही हैं और वो ये रेगुलर बेसिस के ऊपर ये चीज़ हो रही है। हुकूमत एक बार ऐलान करती है, दूसरी बार ऐलान करती है, ऑर्डिनेंस लेकर आती है, लंबी लंबी मीटिंगें होती हैं। हम वज़ीर आज़म साहब की मीटिंगें देखते हैं, उसके बाद हम सारे सूबाई वज़ीर आला जो हैं उनकी मीटिंगें देखें, मुराद अली शाह साहब की मीटिंगें करते हैं, इजलास करते हैं, उसमें तय होता है, छापे पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट आटा पहले से ज़्यादा महंगा। कोयटा के अंदर 30 रुपए की रोटी हो गई, नान भाइयों ने एहतजाज कर दिया है। यही मामला पेशावर के अंदर भी है। सूरत हाल बिगड़ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।